HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 31 होगी। पिछले 30 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और एग्ज़ाम डेट जो है ये आ चुकी है, तो अब आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो आप पेड क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस जो है 50% की हुई है, जल्द ही इंक्रीज़ होगी, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि टाइम कम हो जाए और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आए। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हाँ दोस्तों, जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, बता दूं 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। एक क्वेश्चन के साथ जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं, सो दैट ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूटे जो आपने पढ़ा ना हो। भारत का पहला समाचार पत्र जो था दोस्तों, इसका नाम है बंगाल गजट। और कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट जो समाचार पत्र है इसकी कोलकाता से शुरुआत हुई थी। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगर उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट करके बता दो दोस्तों, डेफिनेटली आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और आपका पक्का एग्ज़ाम क्रैक होगा। अगर पता नहीं है, कमेंट बॉक्स चेक करना, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक संघ हुआ था। और एक व्यक्ति था जिसने दोस्तों इन दोनों निकायों को जोड़ दिया था, और बाद में उस व्यक्ति ने एक देश के दो टुकड़े कर दिए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिलहाल जान लो, जो ऐतिहासिक ये सत्र हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। सो डी इज़ राइट आंसर, लखनऊ। अब आपके लिए अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। इस सत्र या फिर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार। ये क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है। 1916 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और वो व्यक्ति कौन था जिसने जोड़ा था इन दोनों निकायों को? दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। बाद में इसने दो टुकड़े भी करवाए थे भारत के। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। और जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों निकायों को जोड़ा था, तो सरोजनी नायडू ने इन्हें बोला था कि ये एम्बेसडर होगा, राजदूत होगा एकता का भारत में, ठीक है। लेकिन बाद में गलत हो गया था इनका कथन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। ये जो गंगा है भारत की सबसे बड़ी नदी, और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे ज़्यादा घनत्व वाली नदी, ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ये दोनों नदियाँ अलग अलग बनाएंगी और सबसे बड़ा डेल्टा बनेगा। ये आपस में इकट्ठी होती हैं। ये जो इकट्ठी होती हैं इसका नाम क्या है? जब ये इकट्ठी होती हैं तो नाम बन जाता है मेघना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र है इसके भी नाम काफ़ी चेंज होते हैं, और गंगा जो है इसके भी 2-3 नाम हो जाते हैं। जैसे इंडिया में अलग नाम होगा, बांग्लादेश में अलग होगा, चाइना में अलग है। ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इलायची पहाड़ी, कार्डामम हिल्स, ये केरला में है और सबसे नीचे हैं। अगर भारत में देखो आप इन 4 ऑप्शंस के कंपैरिजन में, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। और ये झील जो है काफ़ी फेमस है दोस्तों, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों,
कोल्लेरू झील आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस ये आते हैं कि सर क्या आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ही पेड क्रैश कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस समय हम हिमाचल के लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड क्रैश कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अदर जो भी एग्ज़ाम्स हो आपके, ज़रूर आप व्हाट्सएप करिएगा, पूछिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? दोस्तों अगर मैं इस समय बात करूं राज्यसभा की, तो चुनाव वगैरह होते ही रहते हैं। 2 सालों बाद 1/3 सदस्य जो हैं रिटायर होते हैं और नए चुनाव होते हैं। तो इन सदस्यों को कहाँ से चुना जाता है, ये आप सभी ने कभी क्वेश्चन किया क्या खुद से? दोस्तों ये सदस्य जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये लोकसभा से आते हैं या फिर इधर उधर से, ये आते हैं विधानसभा से। जैसे हिमाचल की विधानसभा अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको देखना है अच्छे से। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है देश का, वेंकैया नायडू। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं उपसभापति इस समय कौन है राज्यसभा का? अगर ये आंसर आपने बता दिया कमेंट करके, तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत हुई महिला कांग्रेस नेता कौन थी? या फिर मैं बात करूं ऐसी महिला जिसने बॉम्बे में भारत का झंडा फहराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में और बहुत ही बड़ी भूमिका अदा की थी। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए किसी मेन एग्जाम में कि ऐसी महिला जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों ये जो सी ऑप्शन है, अरुणा असफ अली। मुस्लिम है, लेकिन दोस्तों उस समय मुसलमानों ने और हिंदुओं ने इकट्ठे होकर काम किया था। और सबसे बड़ी वजह क्या थी? MK गांधी, ठीक है। इसलिए महान थे क्योंकि इन्होंने बड़ी जाति छोटी जाति सभी धर्मों को इकट्ठा कर दिया था। बाकी कोई भी नेता ऐसा नहीं कर पाया आज तक इतिहास में। और ये जो अरुणा असफ अली हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कमेंट करके फटाफट बताओ। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो प्रधानमंत्री कौन था उस समय, किस समय? 1942 क्रिप्स मिशन जब आया था। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, उस समय विंस्टन चर्चिल था। और आपको पता ही होगा अदन नगन फकीर इसने महात्मा गांधी को बोला था, विंस्टन चर्चिल ने, और काफ़ी इनकी आलोचना भी हुई थी उसके बाद। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो धोती में चले गए। तो वहाँ जितने भी अंग्रेज़ थे उस समय उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता था, कोट पैंट में थे सभी। तो मीडिया वगैरह ने क्वेश्चन किया कि आप भारत से आए हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यानी कि इंग्लैंड के सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, क्या आप धोती में जाओगे? तो महात्मा गांधी जी ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया था कि दोस्तों सबकी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने बोला था कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारी कोट पैंट का सारा कपड़ा छीन लिया है, तो हम सिर्फ अब धोती में ही रह गए हैं। उनका बोलने का मतलब ये था कि हमारे देश को एक अपनी सत्ता बना लिया है और बर्बाद कर दिया है हमारे देश को। तो इस तरीके से देखिए। बाकी क्रिप्स मिशन के बारे में आपको ये देखना है 1942, ठीक है। और सपोर्ट कौन कर रहे थे क्रिप्स मिशन को इंडिया में? तो पंडित नेहरू थे और मौलाना आज़ाद। तो इन दोनों को भी अच्छे से देखना, महान इंसान थे ये भी। महात्मा गांधी की टिप्पणी, इन्होंने बोला था दोस्तों, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, डैश के प्रस्तावों के बारे में है। तो महात्मा गांधी जी ने ये टिप्पणी कब की थी? दोस्तों ये टिप्पणी की थी महात्मा गांधी जी ने किस समय पर? क्रिप्स मिशन के समय पर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार या आसपास के स्थानों से उत्पन्न नहीं होती है? अब है क्या दोस्तों, ये जो अमरकंटक पठार हैं इसके आसपास जो भी नदियां बहती हैं वो खंबात की खाड़ी की तरफ जाती हैं, ना कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस में एक ऐसी नदी है जो यहाँ से उत्पन्न नहीं होती, वो जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों,
गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और नासिक यानी कि महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर ये आंसर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली आप काफ़ी पीछे हो। टिहरी डैम जो कि दोस्तों कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कमेंट करके ज़रा बताना किस नदी के ऊपर बनाया गया है ये टिहरी बांध। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और जो अध्यक्ष थे उन्होंने दोस्तों हिमाचल को पंजाब में मर्ज होने से बचाया था, अदरवाइज आज हम पंजाब का ही हिस्सा होते। तो अध्यक्ष कौन थे इसके राज्य पुनर्गठन आयोग? इनका नाम है सैयद फजल अली। बाकी दो कौन थे इस कमीशन में, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, तो इनका नाम अच्छे से देखना, HN कुंजरू और KM पन्नीकर। 1953 में ये कमीशन देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये दोस्तों हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं जो बहती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनमें से एक ऐसा मेल है जो अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर है बी। ये जो दोस्तों चिनूक हवा है ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। और आपको बता दूं ये जो खामसीन है ये इजिप्ट में ही बहती है। उसके बाद सिरोक्को है ये इटली में बहती है। उसके बाद घिवली है ये लीबिया में बहती है। लेकिन चिनूक जो है यह USA में बहती है। सो बी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बांग्लादेश हो गया चाहे कोई भी अन्य पड़ोसी देश भारत का, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही होता है इस तरीके का, यहाँ के जानवर, यहाँ के पक्षी एंड सो ऑन। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों वो है मैगपाई रोबिन। सो ए इज राइट आंसर। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये किसने प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंडेड किसने किया था? अगर आप TGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी आती है उसमें भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में एक दार्शनिक बन गए थे, नाम है अरविंदो घोष। आपने पढ़ा होगा काफ़ी इनके बारे में B.Ed वगैरह में भी। उसके बाद नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में किसने वर्णित किया था? म्यूटनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। तो ये कथन जो है ये दिया था दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इन्हें दोस्तों उम्र कैद मिली थी और ये काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में रहते थे, वहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो डी इज राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? चार्टर एक्ट 1833, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे सती प्रथा इन्होंने ही इसका उन्मूलन किया था, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। इन्होंने ही इंग्लिश को मतलब स्ट्रॉन्ग किया था इंडिया में, इतना याद रखिएगा। और आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इंग्लिश कि भारतीयों को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश जरूर आती है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ एक लोगों की, सभी की नहीं। कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी दोस्तों प्रमथ नाथ मित्र ने। तो ए इज राइट आंसर। और इस समिति के बाकी सदस्य कौन कौन थे जो प्रमुख थे? अरविंदो घोष, उसके बाद देशबंधु चितरंजन दास। दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास हैं, तो कमेंट करके जरा बताना दीनबंधु कौन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दीनबंधु कौन था? उसके बाद सुरेंद्र नाथ टैगोर, जो कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी और उस समय काफ़ी इनका जो लेवल था हाई था, जो टैगोर फैमिली थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। तो ए इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। बाकी दोस्तों जो भी पंचायतें होती हैं
उनमें आपको पता ही है कि काफ़ी धांधली होती है। तो इस धांधली को कम करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचायत को धन का दुरुपयोग करने या कुछ लोगों का पक्ष लेने जैसे गलत काम करने से रोकता है। तो क्या रोकता है? यह है दोस्तों ग्राम सभा। ये कुछ एक पंचायत का आप न्यायालय से कह सकते हैं, ये सब कुछ देखता है, एनालाइज करता है। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज की डिटेल जरूर लीजिएगा, कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन, क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।